हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज 36 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी? तो लक्ष्मी के जो चिन्ह अंकित किए गए थे वो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर किए गए थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ध्यातव्य है कि मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी प्रकार की आकृति के सिक्के ढलवाए थे और कलचुरी तथा चंदेल सिक्कों पर भी लक्ष्मी की आकृति मिलती है। अगला है हमारा, मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडहरों पर निर्मित हुआ? तो वो हुआ था वारंगल, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा वारंगल हिंदू साम्राज्य के खंडहरों पर निर्मित हुआ था। वारंगल में काकतीय वंश का शासन था। अगला है हमारा, खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो खजुराहो का जो चित्रगुप्त मंदिर है वो सूर्य देवता को समर्पित है, यानी खजुराहो स्थित चित्रगुप्त मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। चंदेल राजपूत वंश के शासकों ने इस नगर को विशाल तथा भव्य मंदिरों से सुसज्जित करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न सुल्तानों में से कौन स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। नायब ए खुदाई जो कहता था बलबन, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, बलबन ही ऐसा शासक था जो स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था। बलबन ने राजस्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहला यह कि सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त होता है, और द्वितीय कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ये बलबन का मानना था कि जो राजा का पद है, सुल्तान का पद है, वो ईश्वर द्वारा दिया गया है, और दूसरा कि सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज सैन्य मामलों से संबंधित विभाग को किसने प्रारंभ किया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि दीवान ए अर्ज का संबंध किससे है? तो दीवान ए अर्ज का संबंध है सैन्य मामलों से संबंधित विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीवान ए अर्ज का संबंध बलबन से हो जाएगा। सैन्य मामलों से संबंधित विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी, और मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए और उसने अपना सेना मंत्री दीवाने ए अर्ज इमादुल मुल्क को नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी कौन था? तो दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी वो था फिरोज तुगलक, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान फिरोज तुगलक है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, और जिसका नाम था फुतुहाते फिरोज शाही। अगला क्वेश्चन हमारा, सल्तनत काल के शासकों में से किसने दीवान ए खैरात प्रारंभ किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दीवान ए खैरात का संबंध है फिरोज तुगलक से, यानी सी इसका भी राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज तुगलक सल्तनत कालीन शासकों में ऐसा सुल्तान था जिसने दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी। इसके माध्यम से वह मुसलमान अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी में पूछा गया है कि दीवान ए खैरात का संबंध किससे है? फिरोज तुगलक से, और उससे किस किस से संबंधित है? मुसलमान अनाथ स्त्रियों विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस सिलसिले में निजामुद्दीन औलिया संबंधित थे? तो निजामुद्दीन औलिया जो है किस सिलसिले से संबंधित थे? चिश्ती सिलसिले से, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के राज्य देखा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी में पूछा गया है कि निजामुद्दीन औलिया ने कितने सुल्तानों का राज्यकाल देखा था? तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, किंतु किसी के दरबार में कभी नहीं गए थे। अगला है हमारा, निम्न सुल्तानों में से कौन गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? तो गुलामों के कल्याण के लिए जो जाना जाता है फिरोज शाह तुगलक, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जो गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता
है। इसने दासों के लिए दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दीवान ए बंदगान का संबंध किससे है? दासों से, यानी इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, अपने पतन के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया, निम्न में से कौन उसमें नहीं था? तो कौन नहीं था? खानदेश का खानशाही, ठीक है, सी इसमें सम्मिलित नहीं था, राइट आंसर हो जाएगा। गोलकुंडा का कुतुबशाही, बीजापुर के आदिलशाही और विदर के वरीद शाही का संबंध इससे था और खानदेश के खानशाही का संबंध इससे नहीं था। आप देख सकते हैं, अपने पतन के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया था, जिसमें बीजापुर से आदिल शाह राज्य करता था, गोलकुंडा से कुतुब शाही राज्य करते थे, अहमदनगर से निजाम शाही और बीदर से वरीद शाही और वरार से इमाद शाही। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से था? मोस्ट इंपोर्टेंट, कृष्णदेव राय जो है इनका संबंध हुआ तुलव वंश से, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय का संबंध तुलव वंश से था। 1509 में वीर नरसिंह तुलव की मृत्यु के उपरांत कृष्णदेव राय इस वंश का शासक बना था और इसके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। जिस प्रकार शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान थे, उसी प्रकार कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गजों की शोभा थी। अगला क्वेश्चन हमारा, वैदिक साहित्य के प्रसिद्ध टीकाकार सायण किस काल से संबंधित थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया है। तो वैदिक साहित्य के प्रसिद्ध टीकाकार सायण थे, वो थे विजयनगर से संबंधित थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण विजयनगर राज्य से संबंधित थे। इन्होंने हरिहर एवं बुक्का को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने की प्रेरणा दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी और 1506 ईस्वी में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। उसने कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए, जिसमें गज ए सिकंदरी का प्रचलन, अमीरों पर कड़ा नियंत्रण, गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन आदि प्रमुख हैं। और वह गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सिकंदर लोदी जो है किस नाम से कविताएं लिखता था, पीजीटी टीजीटी में पूछा गया है, तो वो गुलरुख नाम से कविताएं लिखता था। इसे अंडरलाइन कर सकते हैं आप लोग। तथा उसके समय एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी अनुवाद तिब्ब ए सिकंदरी के नाम से हुआ था। वह धार्मिक दृष्टि से बड़ा कट्टर था। उसने मंदिरों व मूर्तियों को ध्वस्त किया, हिंदुओं को पवित्र यमुना के घाटों पर स्नान करने से रोका तथा नगरकोट के मंदिर से लाई गई मूर्तियों को तुड़वाकर कसाईयों को सौंप दिया ताकि वे मांस तौलने के लिए उनका उपयोग बाट के रूप में प्रयोग कर सकें। और 21 नवंबर 1517 को उसकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। तो बाबर ने तो तुजुके बाबरी लिखी थी, वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। बाद में इसका अनुवाद कई अन्य भाषाओं में जैसे फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी आदि में किया गया। अगला है हमारा, हुमायूं को आश्रय देने वाले सफाविद शासक कौन था? तो हुमायूं को जो आश्रय देने वाले सफाविद शासक थे, वो थे शाह तहमास्प प्रथम, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, हुमायूं को आश्रय देने वाला जो सफाविद शासक शाह तहमास्प प्रथम था, जो ईरान का रहने वाला था। यह घटना 1544 ईस्वी की है। शाह ने हुमायूं को कंधार जीतने के लिए सेना की सहायता भी दी थी। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उसके द्वारा हुमायूंनामा लिखी गई थी। आप देख सकते हैं, हुमायूंनामा की लेखिका गुलबदन बेगम थी। वह हिंदाल की बहन और बाबर की पुत्री। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने फारसी भाषा में की थी। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा अधिकारी इस्लामी कानून का संरक्षक था?
तो इस्लामी कानून का जो संरक्षक था, इसमें ए और सी इसका राइट आंसर दिया गया है, यानी काजी उल कुजात और सद्र उस सुदूर दोनों को इस्लामी कानून का संरक्षक बताया गया है। आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या। काजी उल कुजात इस्लामी कानून का संरक्षक था। वह न्याय विभाग के साथ साथ धार्मिक मामलों से भी संबंधित था। प्राय काजी उल कुजात एवं सद्र उस सुदूर के पद एक ही व्यक्ति को प्रदान किए जाते थे और सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का प्रधान था। इस्लामी कानूनों का प्रजा में प्रसार करना, उनका पालन कराना आदि उसके प्रमुख कर्तव्य थे। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के काल में परगना के प्रशासन का मुखिया कौन होता था? तो मुगलों के शासन काल में जो परगना के प्रशासन का जो मुखिया होता था उसे सिकदार कहा जाता था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मुगल काल में परगना के प्रशासन का मुखिया सिकदार होता था, जो वहाँ की शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, टीजीटी में पूछा गया है। तो जगत गुरु की उपाधि अकबर के द्वारा हरि विजय सूरी को दी गई थी। आप देख सकते हैं अकबर ने हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। वह ईसाई धर्म की तुलना में जैन धर्म से अधिक प्रभावित था। जैन धर्म के प्रभाव में अकबर वर्ष के कुछ दिन मांस का भक्षण बंद कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि किस रूप में वर्गीकृत की गई थी? तो जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलज। आप देख सकते हैं जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक जो उपजाऊ भूमि पोलज के रूप में वर्गीकृत की गई थी। अकबर द्वारा शेरशाह की व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संशोधन भूमि के वर्गीकरण के क्षेत्र में किया गया और पोलज भूमि में प्रति वर्ष खेती होती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोहरे गुंबद का जो प्राचीनतम उदाहरण है वह है हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली में है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं हुमायूं का मकबरा दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है और इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। इस मकबरे की नक्काशी जो है फारसी शिल्पकार मीर मिर्जा गयास ने तैयार किया था और चारबाग पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम हुमायूं के मकबरे में हुआ और यह दिल्ली में स्थित है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि चारबाग पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम जो है कौन से मकबरे में हुआ था? तो ये हुआ था चारबाग पद्धति का प्रयोग हुमायूं के मकबरे में, जो दिल्ली में स्थित है। अगला है, कौन मुगल सम्राट चित्रकला के उत्कृष्ट मर्मज्ञ था? तो चित्रकला का उत्कृष्ट जो मर्मज्ञ था वो जहांगीर था, इसीलिए इसके काल को, जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मुगल कालीन शासक जहांगीर चित्रकला का उत्कृष्ट मर्मज्ञ था और तुजुक ए जहांगीरी में वह लिखता है, तुजुक ए जहांगीरी इसकी आत्मकथा है और उसमें वह लिखता है कि मेरी चित्रकला के प्रति रुचि तथा पहचानने की निपुणता इस सीमा तक पहुंच गई थी कि चित्र देखकर वह बता देता था कि यह किस चित्रकार की कृति है। और जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न मुगल शासकों में से किसने सर्वप्रथम तुलादान को, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, को स्वीकार किया था? तो स्वीकार करने वाले कौन थे? अकबर, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने सर्वप्रथम तुलादान को, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, को स्वीकार किया और एक भव्य समारोह का आयोजन इसके उपलक्ष्य में वह करता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए? तो राम सीता के अंकन से जो युक्त सिक्के चलवाए थे वो अकबर के द्वारा ही चलाए गए थे। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगलकालीन शासक अकबर ने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे। यद्यपि कि अकबर के समय में अनेक तरह के कलात्मक सिक्के जारी किए गए, जिसमें चांदी के एक सिक्के के एक भाग पर एक तरफ धनुर्धारी राम
और दूसरी तरफ सीता की प्रतिमा अंकित थी और देवनागरी लिपि में राम सिया अंकित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रंथ अनवर ए सुहेली फारसी अनुवाद है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया है। अनवर ए सुहेली जो फारसी अनुवाद है वो पंचतंत्र का है, जो पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अनवर ए सुहेली सम्राट अकबर के समय पंचतंत्र फारसी भाषा में अबुल फजल ने किया था और अबुल फजल ने कलिया दमन का अनुवाद अयार दानिश यार ए दानिश नाम से फारसी भाषा में किया था और अकबर के समय पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद कलीला एवं दिमना के नाम से भी हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एतमाद उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एतमाद उद्दौला का जो मकबरा बनाया था वो नूरजहां के द्वारा बनाया गया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एतमाद उद्दौला का मकबरा नूरजहां ने ईरानी शैली में 1626 ईस्वी में बनवाया था। जहांगीरकालीन इमारतों में यह एक महत्वपूर्ण मकबरा है क्योंकि एतमाद उद्दौला का मकबरा उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग को समर्पित है। बादशाह जहांगीर द्वारा गद्दी पर बैठने के बाद मिर्जा गयास बेग को एतमाद उद्दौला की उपाधि प्रदान की गई थी और एतमाद उद्दौला का मकबरा भारत में बना पहला मकबरा है जो पूरी तरह संगमरमर से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसके काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मयूर सिंहासन जो निर्मित हुआ था शाहजहां के शासनकाल में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां के काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ था। इस काल की सर्वोत्तम कृति तख्ते ताउस है। इसमें 12 छोटे छोटे स्तंभ हैं जो सुसज्जित मोरों की आकृतियों से युक्त हैं। यह पहले आगरे के किले में था, वहाँ से दिल्ली के लाल किले में स्थानांतरित किया गया था और यहाँ से इस सिंहासन को ईरान का शासक नादिर शाह लूट कर ले गया था। इसका मयूर सिंहासन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पिछले भाग में नाचते हुए 2 मोरों को दर्शाया गया था, इसीलिए इसे मयूर सिंहासन कहा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से कौन अकबर का घोर आलोचक था। तो अकबर का जो घोर आलोचक था वो बदायूनी था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब्दुल कादिर बदायूनी, जिसने मुंतखब उल तवारिख नामक ग्रंथ लिखा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मुंतखब उल तवारिख किसने लिखा था, बदायूनी ने। बादशाह अकबर ने उसे इमाम के पद पर नियुक्त किया था। उसने अकबर के धार्मिक विचारों की आलोचना की। बदायूनी एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, अतः उसने प्रत्येक चीज को सरा के तराजू में तौला है, अतः स्वाभाविक तौर पर अकबर की उदार धार्मिक नीति की आलोचना करता है। उसने अकबर पर मुसलमानों पर अत्याचार करने के अनेक आरोप भी लगाए, किंतु उनमें सत्यता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार दारा शिकोह ने किसका फारसी में अनुवाद कराया था। तो दारा शिकोह ने जो फारसी में अनुवाद किया था उपनिषद का किया था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दारा शिकोह, राजकुमार दारा शिकोह ने काशी के पंडितों द्वारा 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर ए असरार या फिर सिर ए अकबर नाम से किया था। उसने भगवत गीता व योग वशिष्ठ का भी फारसी में अनुवाद किया। उसने मज्म उल बहरीन 2 महासागरों का मिश्रण ग्रंथ में हिंदू व मुसलमानों के मध्य समन्वय पर बल दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब के राज्यकाल का महत्वपूर्ण ग्रंथ फतुहाते आलमगीरी किसके द्वारा लिखा गया था। तो फतुहाते आलमगीरी जो लिखी गई थी ईश्वरदास के द्वारा लिखी गई थी औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के राज्यकाल का महत्वपूर्ण ग्रंथ फतुहाते आलमगीरी का लेखक ईश्वरदास नागर था और मुगल सम्राट औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था। इस ग्रंथ में 7 अध्याय हैं जिससे औरंगजेब के उत्थान से लेकर उसके राज्यकाल के 34वें वर्ष तक का विस्तृत इतिहास का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, थॉमस रो ब्रिटिश दूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था। तो थॉमस रो का संबंध जहांगीर के शासनकाल से है, बी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। आप देख सकते हैं थॉमस रो ब्रिटिश राजदूत जहांगीर के काल में 28 सितंबर 1615 को सूरत बंदरगाह पर उतरा और उसके साथ इसके गुरु टेरी भी थे, जिनके साथ वह यहाँ 3 वर्ष तक रहा और इसके साथ ही इसने मुगल सम्राट जहांगीर से भारत में अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त किया था। अगला है औरंगजेब के राज्यकाल में नुस्ख ए दिलकुशा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो औरंगजेब के राज्यकाल में नुस्ख ए दिलकुशा जो नामक ग्रंथ लिखा था वो भीमसेन के द्वारा लिखा गया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं नुस्ख ए दिलकुशा नामक ग्रंथ भीमसेन ने लिखा था। ईश्वरदास ने फुतुहाते आलमगीर की रचना की थी और भीमसेन औरंगजेब कालीन उन हिंदू इतिहासकारों में था जिन्होंने फारसी भाषा में अपने ग्रंथ लिखे। पहले वह बीजापुर के तोपखाने में मुशर्रिफ का कार्य करता था। भीमसेन ने अपने नुस्खा ए दिलकुशा नामक ग्रंथ में आंखों देखा वर्णन लिखा है तथा किसी सम्राट के संरक्षण में न होने के कारण ग्रंथ में चापलूसी भी नहीं दिखाई देती। उसने आर्थिक एवं सामाजिक पक्षों पर भी प्रकाश डाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी में आया हुआ है। तो दक्कन का ताजमहल कहते हैं बीबी का मकबरा, और बीबी का मकबरा जो बनाया था औरंगजेब के द्वारा ताजमहल की कॉपी करके बनाया गया था, जिसे ताजमहल का फूहड़ या ताजमहल की नकल के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं बीबी का मकबरा को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। इस मकबरे का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में 1678 ईस्वी में औरंगाबाद में बनवाया था और इसकी स्थापत्य कला शैली ताजमहल पर आधारित है। अगला है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से लगभग स्वतंत्र हो गया? तो मुर्शीद कुली खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। उसके पश्चात बंगाल मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से लगभग स्वतंत्र हो गया और 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। अनंतर 1717 में बंगाल का सूबेदार औपचारिक बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, राजा टोडरमल द्वारा किस भूराजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था? तो राजा टोडरमल ने जब्ती भूराजस्व व्यवस्था को शुरू किया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के समय में राजा टोडरमल ने जब्ती नामक भूराजस्व व्यवस्था का विकास किया था, जिसमें भूमि की पैमाइश की जाती थी। वह एक अच्छा विद्वान भी था तथा उसने भागवत पुराण का फारसी अनुवाद किया और 1589 ईस्वी में टोडरमल की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा किस विजय की स्मृति में बनवाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा जो बुलंद दरवाजा बनाया गया था वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा गुजरात की विजय स्मृति में बनवाया गया और 42 फीट की ऊंची चौकी पर निर्मित यह दरवाजा, जिसकी ऊंचाई 134 फीट की है, अर्थात जमीन से 176 फीट की ऊंचाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसकी हाइट भी पूछी है, 176 फीट इसकी ऊंचाई है। अगला हमारा, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था? तो वो सम्राट था जिसने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था, वो था अकबर। डी इसका राइट हो जाएगा। प्रशासनिक सुविधा हेतु अकबर ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया था। उसने अपने साम्राज्य को कुल 12 सूबों में बांट रखा था। वे थे जैसे आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, काबुल, लाहौर, मुल्तान एवं मालवा। दातव्य है कि दक्षिण की विजय के उपरांत अकबर ने खानदेश, बरार और अहमदनगर 3 सूबे को भी स्थापित किया था। अगला हमारा, चित्रकला की किस शैली को निहालचंद ने समृद्ध किया था? तो निहालचंद ने किशनगढ़ी चित्रकला को समृद्ध किया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकला की किशनगढ़ शैली को निहालचंद ने समृद्ध किया था। किशनगढ़ अजमेर व आमेर के बीच स्थित एक छोटी सी रियासत थी।
और निहाल चंद किशनगढ़ शैली का एक उच्च कोटि का चित्रकार था। अगला है हमारा 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके मध्य हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टीजीटी पीएचडी दोनों में पूछा गया है। तो 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई थी वो शिवाजी और किसके बीच हुई थी, राजा जय सिंह के बीच हुई थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 22 जून 1665, डेट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं। तो 22 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। इस संधि के फलस्वरूप शिवाजी को 3/4 किले और भूमि मुगलों को देनी पड़ी और उन्हें मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। अगला है हमारा, शिवाजी के राज्यकाल में कौन वित्त विभाग का प्रमुख था। तो शिवाजी के राज्यकाल में वित्त विभाग का प्रमुख, ठीक है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर जो था अमात्य था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शिवाजी के राज्यकाल के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था और अष्टप्रधान में मजमुआदार अथवा अमात्य था जो राजस्व विभाग का संचालन करता था। अगला है हमारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है, टीजीटी में पूछा गया है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है वो गाजीपुर में है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में स्थित है। 1786 में कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। वहीं बितरानी शासन का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु भारत में हुई और इसे यहीं दफनाया गया था। एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी मृत्यु जो है भारत में ही हो गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था। तो कोलकाता से दिल्ली जब राजधानी स्थानांतरित की गई थी 1912 में की गई थी और उस समय वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड हॉर्डिंग ऐसे वायसराय थे जिनके शासनकाल में कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी स्थानांतरित की गई थी और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी और इसी समय दिल्ली दरबार का आयोजन भी किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो हुई थी शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय, रॉबर्ट क्लाइव एवं शुजा-उद-दौला के बीच हुई थी। अगला है, गवर्नर जनरल ने वायसराय की अतिरिक्त उपाधि प्राप्त की थी। किसने की थी, कब गवर्नर जनरल ने वायसराय की अतिरिक्त उपाधि प्राप्त की थी। तो गवर्नर जनरल ने जो वायसराय की उपाधि प्राप्त की थी 1858, ठीक है, 1858 सन 1858 ईस्वी में गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की गई और कंपनी की गतिविधियां ठीक न होने के कारण शासन को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से अधिनियम 1858 को भारत में लागू किया गया था और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। अगला है हमारा, निम्न में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आप देख सकते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनाया गया था। दातव्य है कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया और वह राजा था, तो वह राजा थे जॉर्ज पंचम। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना भव्य राज दरबार लगाया, वह राजा जॉर्ज पंचम थे। उसने यह आयोजन 1911 में दिल्ली में किया था और इसी के बाद कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था 24 मार्च 1946 को आया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेता
लेबर पार्टी के नेता कौन थे? एटली। एटली ने जनवरी 1946 ईस्वी में भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल भारत भेजने का निर्णय लिया, जिसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर व पैंथिक लॉरेंस थे। मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों नाम पूछे गए हैं, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। और स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, जो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा, निम्न में से किसके द्वारा भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच 1854। ठीक है, वुड का घोषणा पत्र 1854। आप देख सकते हैं 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड डिस्पैच के द्वारा भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई थी। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, वुड डिस्पैच 1854 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, क्लीमेंट एटली था। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ब्रिटेन में 1945 के में चुनाव हुआ, क्लीमेंट एटली की लेबर पार्टी को सत्ता मिली और 20 फरवरी 1946 को उन्होंने घोषणा की कि वह जून 1948 से पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। इन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था? तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट लागू किया था वो थे लॉर्ड लिटन के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिटन के समय में मार्च 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। इससे देसी भाषा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया था और उसको बाद में लॉर्ड रिपन के द्वारा रोका गया। अगला है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी 2018 में पूछा गया है यूपी के। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जो है सर विलियम जोन्स हो जाएंगे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। उन्हें भारतीय संस्कृति एवं दर्शन में विशेष लगाव था। प्राचीन भारतीय गौरव की खोज हेतु उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किसे अवैध घोषित कर दिया गया था? तो गुलामी प्रथा को 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा गुलामी प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। अब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉर्ड एलनबरो ने 1843 ईस्वी के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा गुलामी प्रथा अथवा दास्ता को अवैध घोषित कर दिया था। और जो रविवार की छुट्टी है लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल से ही सुचारू रूप से लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी मुंबई में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और इनका जन्म 1824 में गुजरात प्रांत के मोरवी रियासत में हुआ था। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया है टीजीटी में। इनका मूल नाम, ठीक है, मूल शंकर था। और आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जो पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। आर्य समाज का आदर्श वाक्य है क्रमंतो विश्व आर्यम, जिसका अर्थ है विश्व को आर्य बनाते चलो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था? तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने वाली जो पहली संस्था थी वो थी बाप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्रीरामपुर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अंग्रेज धर्म प्रचारक और ईसाई मिशनियों ने भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु बाप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्रीरामपुर कलकत्ता में अपने केंद्र की स्थापना की और इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। श्रीरामपुर टिकड़ी विलियम केरी मार्समैन और विलियम वार्ड द्वारा 1818 ईस्वी में स्थापित कॉलेज वर्तमान में श्रीरामपुर कॉलेज के रूप में कार्यरत है।
अगला है राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया है। तो राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि अकबर शाह द्वितीय के द्वारा दी गई थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड के सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में इस आशय से भेजा गया कि वे सम्राट के सामने मुगल बादशाह को दी जाने वाली अपर्याप्त पेंशन के विषय में बादशाह का पक्ष रख सकें। आज का अंतिम क्वेश्चन है राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज को किसने अनुप्राणित किया था। तो राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के पश्चात जो ब्रह्म समाज को अनुप्राणित किया था वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, और इंग्लैंड के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के उपरांत रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया था। और क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता किस समाज सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय, क्योंकि इनकी मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी। और देवेंद्रनाथ टैगोर इससे पूर्व ज्ञानवर्धनी एवं तत्वबोधिनी सभा से संबंधित थे, जो बांग्ला भाषा में तत्वबोधिनी पत्रिका प्रकाशित करता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया, जिनके प्रयासों से दक्षिण में वेद समाज व महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। केशव चंद्र सेन ने 1861 में इंडियन मिरर नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया, जो भारत में अंग्रेजी का पहला दैनिक समाचार पत्र था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।